प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चुनावी दौरे पर हैं। इस बीच में जसदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, विकास का पहिया जो पहले नहीं घूम रहा था अब घूमने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज के कच्छ में चुनावी रैली की और उसके बाद जसदन पहुंचे। पहले मोदी ने आशापुरा मंदिर में दर्शन किए और फिर रैली को संबोधित किया और उसके बाद जसदन में चुनावी सभा को भी संबोधित किया। मोदी ने जीएसटी पर लगे आरोपों का जवाब दिया। मोदी ने कहा कि जीएसटी मीटिंग में कांग्रेस टैक्स पर पूरी तरह सहमत थी, लेकिन मीटिंग से बाहर आते ही कांग्रेस जीएसटी के खिलाफ हो गई। अपने चुनावी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात को कवर करेंगे और वहां की जनता से मिलेंगे। जाहिर तौर पर यह सीट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं कहीं पर कांग्रेस का यहाँ दबदबा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, जसदन, गुजरात। गुजरात चुनाव के प्रभारी और देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी। न्यूज नेशन से खास बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि गुजरात चुनाव में आंदोलन और जीएसटी जैसे कोई मुद्दे नहीं है। इस बार चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो विकास का। उसी मुद्दे पर गुजरात की जनता बीजेपी को जिताएगी। अरुण जेटली ने ये भी कहा कि ये लोकशाही की ताकत है जिसने राहुल गांधी को मंदिर मंदिर जाने पर मजबूर कर दिया और राफेल डील एक ईमानदार सरकार का ईमानदार फैसला है। अरुण जेटली ने जीएसटी के मुद्दे पर सूरत के कारोबारियों के साथ भी मीटिंग की और उन्हें भरोसा दिलाया कि व्यापारियों की सारी परेशानी जल्द ठीक हो जाएगी। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज नेशन। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 6वीं लिस्ट जारी कर दी है। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पहली सूची में 70, दूसरी में 36, तीसरी में 28, चौथी में 1 और 6वीं सूची में 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 6वीं सूची में सबसे अहम बात ये रही कि इस लिस्ट में गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का नाम नहीं था। बीजेपी के आला नेता लगातार उनसे चुनाव लड़ने की अपील कर रहे थे, लेकिन आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। 182 विधानसभा सीटों के लिए गुजरात में 2 चरणों में मतदान होंगे, जिसके लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। गुजरात विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इन दिनों गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। नगर निकाय चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में 3 जिलों में बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। बलरामपुर, महाराजगंज और कुशीनगर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने इन जिलों के पिछड़ेपन के लिए पूर्व की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारों के जातिवाद और परिवारवाद के कारण विकास की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं, लेकिन उनके 8 महीने के कार्यकाल में सभी दिक्कतें अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। किसानों की कर्ज माफी, गन्ना किसानों का भुगतान, गरीबों को आवास और बिजली तथा युवाओं को उनकी सरकार रोजगार देने जा रही है। इन जनसभाओं को संबोधित करने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ पहुंचे, जहां वह आज रात्रि विश्राम करेंगे और कल लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। वीडियो प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगाया 30 करोड़ रुपए का जुर्माना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आयकर विभाग ने एक बड़ा झटका दिया है। विभाग ने पार्टी को 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के जुर्माने का नोटिस थमाया है। पार्टी पर आरोप है कि उसने 2014 में अपने चंदे को लेकर जो सूचनाएं विभाग को दी थी वो सही नहीं थी। आम आदमी पार्टी के चंदे पर विपक्षी दल शुरू से ही सवाल उठाते रहे हैं। ये मामला इस साल की शुरुआत में उस समय भी उछला था जब आयकर विभाग ने पार्टी के नेताओं को नोटिस देकर उन्हें चंदे के बारे में जवाब तलब करने के लिए पेश होने को कहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई के अलावा चुनाव आयोग के पास
आम आदमी पार्टी की इस हेराफेरी पर पार्टी की मान्यता रद्द करने तक के अधिकार मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। केंद्र सरकार ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की सुरक्षा श्रेणी में कमी कर दी है और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। इस मामले को लेकर लालू यादव का परिवार खफा है और अब बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर बयानबाजी हो रही है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होते ही लालू यादव और जीतन राम मांझी के सुरक्षा का मुद्दा गरमाया रहा। लालू यादव के दोनों बेटे आज सदन में शिरकत करने पहुंचे थे और यहां पहुंचते ही उन्होंने सवाल उठाया कि उनके पिता के सुरक्षा को कम क्यों किया गया है। उनकी जान को लेकर उन्हें अब इस बात की शंका है कि कहीं उनकी हत्या न करवा दी जाए। और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने तो सीधे देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। इधर जेडीयू और बीजेपी दोनों ने लालू यादव पर निशाना साधा। उनका ये कहना था कि आखिर लालू यादव को किस बात का है डर, लालू यादव को क्यों सुरक्षा चाहिए। लालू यादव अपने कार्यकाल में लोगों को परेशान करते रहे हैं, अब उन्हें कौन परेशान करेगा। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस छोटे सत्र में उम्मीद है सुरक्षा का ये मामला आने वाले वक्त में और तूल पकड़ेगा। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। एमएनएस और फेरी वालों का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर एमएनएस कार्यकर्ताओं और फेरी वालों में जमकर मारपीट हुई है। मामला रविवार की रात मुंबई के विक्रोली स्थित टैगोर नगर इलाके का है। लगभग रात 9 बजे एमएनएस कार्यकर्ताओं और फेरी वालों के बीच मारपीट हुई। मारपीट में दोनों तरफ के लोग घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। दरअसल एमएनएस कार्यकर्ता रात में दुकानों पर मराठी श्राइन बोर्ड लगाने को कह रहे थे। उसी समय फेरी वालों से हुज्जत हुई और एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फेरी वालों का सामान फेंक दिया, जिसके चलते उनकी पिटाई हो गई और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। कुछ देर बाद एमएनएस कार्यकर्ता मॉब में आए और फेरी वालों को जमकर पीटा। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। इलाके का माहौल बेहद तनावपूर्ण है, लिहाजा लोकल पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। दरअसल अपना वजूद बचाने के लिए एमएनएस महाराष्ट्र में जमीन तलाश कर रही है। जानकारों की माने तो 2019 में होने वाले चुनाव तक इस तरह के मामले और भी ज्यादा हिंसक हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। सर्दियों का मौसम है लेकिन सब्जियों का मार्केट गर्म है। लखनऊ समेत उत्तर भारत के तमाम शहरों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस वजह से लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। देश के कई शहरों में भले ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, लेकिन सब्जियों का मिजाज गर्म है। सभी सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। लखनऊ में मटर 80 रुपये, टमाटर 60 रुपये, प्याज 60 रुपये, आलू 20 रुपये, गोभी 25 से 30 रुपये प्रति किलो और भिंडी भी 60 रुपये प्रति किलो के दाम पर बिक रही है। मुनाफाखोरी, कालाबाजारी और जमाखोरी ये वो बड़ी वजह हैं जिन्होंने सब्जियों के दाम बढ़ा रखे हैं। हालांकि व्यापारी बाजार में कम आवक को महंगाई के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। जानकारों के मुताबिक उत्तर भारत में किसानों की फसल अभी खेत में ही है और ये फसल जब तैयार होकर बाजार में आएगी तभी सब्जियों के दाम भी कम होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। पाकिस्तान के जुल्म सितम से तंग आकर पीओके के लोग लगातार पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर पीओके के तरार खेल इलाके में पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें बच्चों और औरतों समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना पर लोगों से जुल्म सितम करने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान से आज़ादी को लेकर नारेबाजी की। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी ने एक कन्वेंशन का आयोजन किया था, जिसमें पीओके में रहने वाले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के अलावा सिविल सोसाइटी के लोगों ने भाग लिया था। कन्वेंशन में पाकिस्तानी सेना पर पीओके के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जिसमें ज़्यादातर युवा है, को अगवा कर उन्हें टॉर्चर करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया गया था। अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो पाकिस्तानी सेना लगातार पीओके के लोगों की आवाज दबाने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन सेना के अत्याचारों के बावजूद पीओके के लोगों की आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने एक पारी
और 239 रन से शानदार जीत दर्ज की है। दूसरी पारी में खेलते हुए श्रीलंकाई टीम 166 रन पर ढेर हो गई। स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मैच में कुल 8 विकेट झटके और टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट भी पूरे कर लिए। वह सबसे तेज 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। श्रीलंका ने पहली पारी में 205 रन बनाए थे, जिसके बाद भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 610 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी थी। इस स्कोर में कप्तान कोहली का दोहरा शतक, जबकि मुरली विजय और पुजारा के एक शतक शामिल थे। कुल मिलाकर ये जीत टीम इंडिया की शानदार बल्लेबाजी और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी का नतीजा रही। इस जीत के साथ ही 3 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है। कोलकाता में हुआ पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन।